हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता है नया इनकम टैक्स बिल आ गया जो कि 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करने वाला है। अच्छा, तो साहब जब नया इनकम टैक्स बिल आया था तो मैंने पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जहाँ पे मैंने कहा था कि इनकम टैक्स एक्ट जैसे एक्ट को, जिसके इनकम टैक्स के बेसिस पे पूरे देश की इकोनॉमी चलती है, उसको साहब रिप्लेस करना इज नॉट एन इजी टास्क। और गवर्नमेंट के पास अगर कोई बहुत सॉलिड रीजन होगा तो ही वो इनकम टैक्स जैसे इतने इवॉल्व एक्ट को मतलब रिप्लेस करेगी। अच्छा, तो अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात सुनिए, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात सुनिए, सीबीडीटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बात सुनिए, तो उन्होंने साहब जो नया जो बिल जो उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया उसके पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ा रीजन जो दिया वो ये था कि हम नए बिल में लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में, एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट में जो इंटरप्रिटेशन के इश्यूज की वजह से जो केसेस बनते हैं, जो कोर्ट में जो मैटर चला जाता है बिकॉज ऑफ द नॉट क्लियर लैंग्वेज इन द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 या एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट में साहब बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं प्रोविजन है जो कि एम्बिग्यूटी जिसमें है, जिसकी वजह से जो मतलब केसेस हैं वो कोर्ट्स तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स बने रहते हैं। तो इन्होंने नए इनकम टैक्स बिल के लिए बार बार कहा कि हम इन डिस्प्यूट्स को खत्म कर देंगे, हम पूरी तरीके से एक्ट को जो है वो हम बहुत इजी वे में और हम इंटरप्रिटेशन के इश्यूज को भी नए इनकम टैक्स बिल में खत्म कर देंगे, जो कि बार बार मिनिस्ट्री कह रही है। अच्छा, तो मैंने क्या देखा कि क्या सही में नए इनकम टैक्स बिल में इंटरप्रिटेशन के इश्यूज खत्म हो जाएंगे? क्या मतलब सही में नए इनकम टैक्स बिल में जो जो चीजें एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट में मिसिंग है, क्या उन चीजों को क्लैरिफाई किया गया है, क्या प्रोविजंस वगैरह दिए गए हैं? तो इसके लिए मैंने साहब 10 वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉस, 10 वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉस जो कि सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का पार्ट है। अदरवाइज तो साहब बहुत सारे केस लॉस ऐसे हैं जो कि आईसीआई का स्टडी मैट कवर नहीं करता, हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे। तो 10 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉस जो कि आपके आईसीआई के सीए फाइनल के स्टडी मैट में है, इन केस लॉस का नए इनकम टैक्स बिल में क्या कोई ट्रीटमेंट है? क्या नए इनकम टैक्स बिल के बाद जब वो एक्ट बन जाएगा, ये जो केस लॉस हैं जिस वजह से ये केस लॉस आए थे, क्या उस इशू को नए इनकम टैक्स बिल ने मतलब रिजॉल्व किया? तो अगर नए इनकम टैक्स बिल ने रिजॉल्व किया तो क्या ये केसेस अब रेलेवेंट रहेंगे नए वाले इनकम टैक्स एक्ट के आने के बाद, या फिर पता चला कि जो इश्यूज जो थे उसको नए वाले इनकम टैक्स बिल ने भी रिजॉल्व नहीं किया, तो फिर साहब फिर आप इंटरप्रिटेशन के इश्यूज को कैसे डील करोगे? तो इन चीजों को लेके मैंने 10 इनकम टैक्स केसेस जो भी एग्जिस्टिंग हमारे सीए फाइनल के इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में है, उसका नए इनकम टैक्स बिल में उसका क्या ट्रीटमेंट है, हम उसकी बात करेंगे। ये वीडियो अगर आप सीए फाइनल में हैं, सीएमए फाइनल में हैं, या अगर आप एक मतलब प्रैक्टिसिंग सीए हैं तो भी आपको देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस लॉ, बहुत फेमस केस लॉ और आपको पता है, सीआईटी वर्सेस पोदार सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड 1997 सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब इसमें इशू क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है साहब, इनकम टैक्स एक्ट में जो डेप्रिसिएशन होता है वो एसएससी को मिलेगा यदि एसएससी एसेट को ओन करता है, यदि एसएससी एसेट को ओन करता है होली या फिर पार्शली। अच्छा, तो केस लॉ में यहाँ पे क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला कि अगर आप एसेट को ओन करते हैं तो बेनिफिशियल ओनरशिप इज आल्सो सफिशिएंट, एसेट का आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन होना इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब ये हुआ कि एक्ट ने जो 1961 का जो एग्जिस्टिंग एक्ट है वो बोलता है कि एसएससी शैल ओन दी एसेट इधर होली और पार्शली, और जो केस गया तो केस में कोर्ट ने बोल दिया कि हम एसएससी को डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे इवन इफ द एसेट इज नॉट रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ एसएससी, मतलब बेनिफिशियल ओनरशिप इज सफिशिएंट। क्या नए इनकम टैक्स बिल ने इसके बारे में किसी भी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन दी, या जो एक्ट है वो बाद में भी रेलेवेंट रहेगा? तो ध्यान दीजिएगा साहब, नए वाले इनकम टैक्स बिल में किसी भी तरीके का वर्डिंग में कोई चेंज नहीं है डेप्रिसिएशन को लेके, मींस नो चेंज इन द वर्डिंग्स एट ऑल। तो नए वाले इनकम टैक्स बिल में भी वही वर्ड्स लिखे गए हैं जो कि एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है, मतलब एसएससी शैल ओन द एसेट होली और पार्शली। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केस लॉ है जो ये कहता है कि बेनिफिशियल ओनरशिप इज आल्सो सफिशिएंट टू क्लेम द डेप्रिसिएशन, इसको ना तो नए वाले बिल ने एक्सेप्ट किया ना इसको ओवर रूल किया, मतलब ना तो इसे वो एक्सेप्ट करके कोई प्रोविजन ऐड किया और ना ही इसे एक्सप्रेसली बेनिफिशियल ओनरशिप को मना कर दिया। तो इसका मतलब ये जो केस लॉ है साहब, ये नए वाले इनकम टैक्स एक्ट में जब ये बिल एक्ट बन जाएगा तो भी आपका रेलेवेंट रहेगा, और एसएससी जो है डियर वो बेनिफिशियल ओनरशिप पे भी डेप्रिसिएशन की डिमांड करेगा, कोटिंग द केस लॉ ऑफ सीआईटी वर्सेस पोदार सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड 1997। तो इसका मतलब पहले वाले केस लॉ के लिए तो नए वाले इनकम टैक्स बिल ने ना तो उसे एक्सप्रेसली एक्सेप्ट किया ना उसे डिनाई किया, इंटरप्रिटेशन के इशू बने रहेंगे। अच्छा, दूसरा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट केस,
चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। अच्छा, एक्ट में ये कहा गया, मतलब केस लॉ ये कहता है कि अगर एसएससी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज, अगर एसएससी प्रॉपर्टीज को लेट आउट करने के बिजनेस में इंगेज, और प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल, तो उस केस में जो रेंटल इनकम होगी वो पीजीबीपी हेड में टैक्स होगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स नहीं होगी। फिर से, अगर एसएससी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, देन द रेंटल इनकम इज गोइंग टू बी टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। ये कहता है केस लॉ, ये कहता है ये वाला केस लॉ। अच्छा, फाइनेंस एक्ट 2024 ने साहब क्लियरली बोल दिया कि अगर एसएससी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेट आउट करने के बिजनेस में भी इंगेज हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, तो भी जो रेंटल इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स होगी, न कि पीजीबीपी में। मतलब फाइनेंस एक्ट 2024 ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए क्लियरली बोल दिया कि द रेंटल इनकम इज ऑलवेज गोइंग टू बी टैक्स अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, नॉट पीजीबीपी। कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में फाइनेंस एक्ट 24 ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। तो मैंने देखा कि क्या इनकम टैक्स बिल में कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन है साहब? कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में नए इनकम टैक्स बिल ने भी बोला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, कि अगर आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अगर आप टैक्स करते हैं तो उसकी जो इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स होगी। देयर इज नो क्लैरिफिकेशन, देयर इज नो मेंशन ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए इनकम टैक्स बिल को लेके, जिसको लेके इतना ज्यादा जो है वो शोर शराबा चल रहा है, और गवर्नमेंट जिसको लेके अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट बता रही है साहब, ये जो सेकंड केस लॉ है ये वाला, ये भी इसको लेके कोई तरीके का इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो इसका मतलब जब नया बिल जो एक्ट बन जाएगा, इसमें भी कमर्शियल प्रॉपर्टी, अगर एसएससी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग ऑफ द कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो अगेन यहाँ पे डिस्प्यूट होगा, और एसएससी ये वाला केस लॉ कोट करके इसको पीजीबीपी हेड में टैक्स करेगा, और हो सकता है कि डिपार्टमेंट अलाउ ना करे, बट मतलब जजमेंट इज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसलिए डिपार्टमेंट मना नहीं कर सकता। इट इज ये मतलब बेटर होता, इट वुड बी बेटर कि अगर नए बिल में साहब इन चीजों को क्लैरिफाई किया जाता, ताकि एक तरह से सर्टेनिटी आ जाती। सर्टेनिटी तो अभी भी दोनों केस लॉज में नहीं है। अच्छा, तीसरा, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 2017 सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है साहब कि अगर आप एक इंडियन कंपनी है तो आप अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को लेके आप अप टू 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 5 सालों में पीजीबीपी हेड से। ठीक बात है। अच्छा, अब सवाल बनता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड? तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है इशूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अच्छा, इशूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इशूड शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं, इसको एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइन नहीं करता। तो एसएससी ने क्या किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम को इशूड शेयर कैपिटल का पार्ट बना लिया, ताकि कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाए, ताकि उसे ज्यादा जो है वो डिडक्शन अलाउड हो। अच्छा, केस लॉ में कोर्ट ने क्या बोला कि प्रीमियम ऑन शेयर कैपिटल इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका मतलब जो प्रीमियम होता है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है, इशूड शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। ठीक बात है। सो इट इज द एग्जिस्टिंग पोजीशन। नए बिल में क्या हुआ, नए बिल में इट वुड बी बेटर कि अगर इशूड शेयर कैपिटल को डिफाइन कर दिया जाता। अगर इशूड शेयर कैपिटल को डिफाइन कर दिया जाता तो अगेन इस वाले केस लॉ की रेलेवेंस खत्म हो जाती, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। इशूड शेयर कैपिटल को डिफाइन नहीं किया, और किसी भी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में भी नहीं दिया। तो इसका मतलब अगेन इंटरप्रिटेशन के इश्यूज रहेंगे। डिपार्टमेंट जो है साहब वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को इशूड शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं बनाने देगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं बनाने देगा, ये वाला केस कोर्ट करके, और एसएससी बोलेगा कि साहब ये जो केस है ये तो आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 से डील करता है। एसएससी विल ट्राई कि अब इस वाले केस को वो इररिलेवेंट की तरह से शो करें, जो कि इररिलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट हो गया, बट इट मतलब बेटर होता है कि अगर नए वाले एक्ट में इसको अगर क्लैरिफाई कर दिया जाता। आगे बढ़ते हैं इंडियन, आप सबका फेमस केस लॉ सीआईटी वर्सेस मंजुला जयशाह बॉम्बे हाई कोर्ट। ऑल्दो ये वाला जो केस लॉ ऐसा भी इंडेक्सेशन प्रोवाइड करने की बात करता है, और अब तो इंडेक्सेशन ज्यादातर एसेट्स में मिलने बंद हो गए, बट साहब अभी इंडेक्सेशन मिलने बंद हो गए तो कोई बात नहीं, पता चला अगले कुछ सालों में गवर्नमेंट फिर से इंडेक्सेशन को रीइंट्रोड्यूस कर दे, या कुछ एसेट्स के लिए रीइंट्रोड्यूस कर दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक बात। अच्छा, इस वाले केस लॉ में क्या हुआ है कि अगर आपको कोई एसेट, अगर आपको गिफ्ट में मिलता है, अगर आपको कोई एसेट गिफ्ट में मिलता है, तो मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग आपके हैंड में प्रीवियस ओनर से काउंट होती है, बट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जो डेफिनेशन एक्ट में दी गई है उसके हिसाब से आपको जो एसेट गिफ्ट में मिला, आपके लिए जब हम उस एसेट की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं तो हम इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको उस ईयर से देते हैं जिस साल आपको वो एसेट गिफ्ट में मिला, ना कि उस साल से जिस पर्सन ने आपको एसेट गिफ्ट में दिया उसने वो एसेट अक्वायर किया था।
तो साहब बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंजुला जे शाह के केस में ये बोल दिया कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा टू द रिसिपिएंट ऑफ द एसेट, जिसको गिफ्ट जो गिफ्टेड एसेट जिसको रिसीव हुआ, उसको उस साल से मिलेगा जिस साल प्रीवियस ओनर ने उस एसेट को अक्वायर किया था, मतलब जिस साल जो है वो एसेट प्रीवियस ओनर के पास था। अच्छा, तो इसका मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की इंटरप्रिटेशन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलग तरीके से की। ध्यान दीजिएगा, नए वाले बिल में साहब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में किसी तरह की वर्डिंग में कोई चेंज नहीं है, न ही इन्होंने इन चीजों को क्लैरिफाई किया। सो अगेन दैट इज अ ब्लैंक स्पॉट। अब अगेन इंटरप्रिटेशन के इश्यूज चलेंगे। इट वुड बी बेटर कि अगर यहाँ पे क्लैरिटी आती तो एसएससी जो है साहब इसको कोट करेगा, डिपार्टमेंट कोट करने से मना करेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सीआईटी वर्सेस श्रीमती आर भारती 1991 मद्रास हाईकोर्ट। अब साहब इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई मान लीजिए कि अगर किसी के स्पाउस किसी मतलब कंसर्न में से अगर किसी को अगर कोई रेमुनरेशन वगैरह मिलता है विदाउट हैविंग एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो उस केस में वो जो रेमुनरेशन होता है वो स्पाउस के हैंड में क्लब हो जाती है। ठीक बात है। अच्छा, एग्जिस्टिंग जो एक्ट है उसने कहा कि क्लबिंग तब नहीं होगी, कब नहीं होगी क्लबिंग? क्लबिंग नहीं होगी इफ द स्पाउस पोजेसेस द नेसेसरी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन ये कहता है कि क्लबिंग रेमुनरेशन की हो जाती है, बट क्लबिंग नहीं होगी यदि जिस स्पाउस को रेमुनरेशन मिल रहा है वो स्पाउस उस रेमुनरेशन के लिए जो वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उस जॉब के लिए वो रिक्वायर्ड टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं। ठीक बात है। तो इसका मतलब नया इस वाले एक्ट में जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसका ये एम्फसिस था कि स्पाउस के पास कोई क्वालिफाइड डिग्री, मतलब किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कोई डिग्री होनी चाहिए, तभी क्लबिंग नहीं होगी। अच्छा, केस पहुंचते पहुंचते पहुंच गया मद्रास हाईकोर्ट, और मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोई फॉर्मल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर स्पाउस के पास वो स्किल है, नॉलेज है, जिससे वो अपने जॉब को सही तरीके से परफॉर्म कर सकता है इवन विदाउट हैविंग द डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्टिल हम क्लबिंग नहीं करने देंगे। तो इसका मतलब एक्ट ने बोला था, एक्ट का जो एसेंस था इसके हिसाब से समझ में आता है कि आपके पास किसी फॉर्मल कोर्स की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हाई कोर्ट ने डिग्री के रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया। अच्छा, नए वाले बिल में साहब इसको क्लैरिफाई कर दिया गया, दैट इज अ गुड थिंग। ये अच्छी बात है। इन्होंने यहाँ पे नए वाले बिल में इन्होंने फॉर्मल क्वालिफिकेशन की डिग्री की कंडीशन को हटा दिया, अमेंड कर दिया। और अगर आपके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं भी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बट इफ यू possess the required skill and knowledge to perform that work, it is okay, क्लबिंग नहीं होगी। अच्छा, so it is a good thing कि साहब इसमें जो है वो क्लैरिफिकेशन आ गई, मतलब एक्ट को अमेंड करके जो नया जो बिल है उसने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया, तो हमें इस वाले केस लॉ की एज सच रिक्वायरमेंट अब नहीं पड़ेगी। आगे आते हैं सीआरटी वर्सेस केबीडी शुगर्स एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट। साहब अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी अंडरटेकिंग को ट्रांसफर करते हैं तो जो रिसिपिएंट होगा उसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, मतलब उसको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कि जिस अंडरटेकिंग को ट्रांसफर किया गया वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे किया गया। ठीक बात है। फॉर द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग शुड बी ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस, देन द रेसिपिएंट वुड गेट द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, मतलब कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। अच्छा, अब सवाल बनता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस। अब इसको लेके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, और मतलब इस वाले केस में कोर्ट ने अपना एक अलग इंटरप्रिटेशन दिया था। इनकम टैक्स बिल में साहब अगेन वर्डिंग्स में कोई चेंज नहीं की और गोइंग कंसर्न को डिफाइन भी नहीं किया। इट वुड बी बेटर कि अगर इनकम टैक्स बिल में साहब गोइंग कंसर्न को जो है वो डिफाइन कर दिया जाता या उसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन दी जाती। भले इस केस लॉ में कोर्ट ने जो क्राइटेरिया बताया था भले उसे ही इंक्लूड करके डिफाइन कर दिया जाता तो कम से कम फ्यूचर में इंटरप्रिटेशन इश्यूज नहीं होते, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, गोइंग कंसर्न को डिफाइन नहीं किया, तो फ्यूचर में भी इंटरप्रिटेशन के इश्यूज रहेंगे। एसएससी जो है इस केस लॉ को कोर्ट करेगा और डिपार्टमेंट हो सकता है मना कर दे। सो द इंटरप्रिटेशन इश्यूज विल कंटिन्यू। तो मुझे बताएं कि जो नए बिल में हम ये सोच रहे थे कि इंटरप्रिटेशन के इश्यूज खत्म हो जाएंगे, उसका फायदा क्या होगा। अच्छा, आगे आते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, सिकंदराबाद क्लब वर्सेस सीआईटी 2023। अच्छा, इस वाले केस लॉ में साहब कोर्ट ने मतलब म्यूचुअलिटी के प्रिंसिपल्स को स्टैब्लिश किया, 3 प्रिंसिपल्स बताए ऑफ म्यूचुअलिटी। नए वाले एक्ट में, मतलब नए वाले बिल में या एग्जिस्टिंग जो हमारा एक्ट है इसमें म्यूचुअलिटी को डिफाइन नहीं किया गया, न एग्जिस्टिंग में किया गया न नए बिल में किया गया। तो अगेन इट वुड बी बेटर कि जो इस केस लॉ में जो मतलब प्रिंसिपल्स आए हैं इसके बेसिस पे जो है नए वाले बिल में म्यूचुअलिटी को डिफाइन कर दिया जाता, बट इन्होंने डिफाइन नहीं किया। इसलिए ये जो केस लॉ है दैट इज हम कह सकते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट
दैट इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसलिए ये केस लॉ कंटिन्यू टू अप्लाई। अच्छा, अगेन इट वुड बी बेटर कि अगर आप इसको डिफाइन कर देते नए बिल में। आगे आते हैं न्यू नोबेल एजुकेशनल सोसाइटी, आपका प्यारा केस। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप देखेंगे साहब तो टू क्लेम द एग्जेम्पशन द चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन शुड सोइली बी इंगेज्ड शुड अच्छा एग्जिस्टिंग सोइली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। अगर कोई भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन सेक्शन 1023 में बेनिफिट क्लेम करना चाहता है, एग्जेम्पशन लेना चाहता है, तो उसे इंगेज होना पड़ेगा, उसे एग्जिस्ट करना पड़ेगा सोइली फॉर एजुकेशनल पर्पस, मतलब एग्जिस्टिंग सोइली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अब ये एग्जिस्टिंग सोइली फॉर एजुकेशनल पर्पस फ्रेज तो एक्ट ने लिख दिया, 1961 वाले की बात कर रहे हैं, इसको डिफाइन नहीं किया। अच्छा, तो न्यू नोबेल एजुकेशनल सोसाइटी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस फ्रेज को इंटरप्रेट किया था, क्योंकि इंटरप्रिटेशन इश्यूज थे। अच्छा, नए वाले बिल में साहब रेफरेंस जो है एग्जिस्टिंग सोली फॉर एजुकेशनल पर्पस कंटिन्यू है। नए वाले बिल में ऑल्दो एनजीओ टैक्सेशन को अमेंड कर दिया गया है, बट ये एग्जिस्टिंग सोली फॉर एजुकेशनल पर्पस कंटिन्यूड है, पर अगेन इसको डिफाइन नहीं किया गया। तो साहब नए वाले बिल में आपने जब इतनी मेहनत से जब नया बिल बनाया, आप जो बार बार कह रहे हैं कि 6 महीने में हमने तैयार कर दिया, सर जी तो 6 महीने की जगह 9 महीने लगा देते, 10 महीने लगा देते, 12 महीने लगा देते, कम से कम जो प्रोमिनेंट इंटरप्रिटेशन के लूप होल्स हैं, जहां पे प्रोमिनेंटली जहां पे इंटरप्रिटेशन इश्यूज आते हैं साहब, कम से कम उसको तो प्लग करते, उसको प्लग ही नहीं किया। तो अगेन यहाँ पे एग्जिस्टिंग सोली फॉर एजुकेशनल पर्पस को डिफाइन नहीं किया गया। ये जो केस है साहब, ये कंटिन्यू दिस केस विल कंटिन्यू टू अप्लाई। और अगेन हम इस वाले केस को भी कह सकते हैं लैंडमार्क जजमेंट। तो कम से कम इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिस्टिंग सोली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए जो चीजें, जो क्राइटेरियाज मेंशन किए थे, आप इसको ही इंक्लूड करके नए वाले में डिफाइन कर देते। चलें, एनी हाउ आगे आते हैं। आपका बहुत प्यारा केस रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड 2022, और इस तरीके के बहुत सारे मिलते जुलते केसेस। अच्छा, इस केस के हिसाब से क्या होता है कि अगर आप आईटीएटी के पास जाते हैं अंडर सेक्शन 254(2), तो आईटीएटी ने जो ऑर्डर पास किया, अगर उस ऑर्डर में कोई मिस्टेक है एंड दैट मिस्टेक इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो आईटीएटी अपने उस ऑर्डर को अमेंड कर सकता है। बट अमेंड सिर्फ और सिर्फ क्यों कर सकता है? टू रेक्टिफाई द मिस्टेक विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। ठीक बात है। अच्छा, तो हुआ क्या कि आईटीएटी बहुत बार जो है वो अपने ऑर्डर के मिस्टेक को अमेंड करने के अलावा भी बहुत कुछ कर देता था। वो दोबारा से केस को रीहियर कर लेता था, वो एसएससी के नए एविडेंसेस को कंसिडर कर लेता था, वो पूरे केस को दोबारा से मेरिट पे रीओपन करने की बात करता था। तो इन सारे के सारे केसेस में साहब अल्टीमेटली ये कहा गया कि आईटीएटी के पास कोई राइट नहीं है दोबारा से केस को रीओपन करने का, दोबारा से मैटर को रीहियर करने का, नए एविडेंसेस को कंसिडर करने का। अगर 254(2) में आईटीएटी के पास एप्लीकेशन आती है, तो वो एप्लीकेशन में वो सिर्फ और सिर्फ उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है जो उसके ऑर्डर में है, और वो मिस्टेक अगर अपरेंट है फ्रॉम द रिकॉर्ड्स, इसके अलावा आईटीएटी के पास कोई राइट नहीं है। ठीक बात है। अच्छा, तो इन केस लॉज में साहब ये बात स्टैब्लिश की गई थी। अच्छा, नए वाले बिल में क्या हुआ, क्योंकि इतने सारे केसेस अगर सेम इश्यूज में है, तो नए वाले बिल में इस बात को एक्सप्रेसली मेंशन किया जा सकता था, बट नहीं किया इन्होंने। वर्डिंग्स में कोई चेंज नहीं किया, देयर इज नो चेंज इन वर्डिंग्स। तो साहब आपको अगर चीजों को सिंप्लीफाई करना था, इंटरप्रिटेशन इश्यूज खत्म करने थे, अगर आप चाहते थे कि जितने भी लिटिगेशंस चल रहे हैं वो ना हो, तो कम से कम इस बात को डिफाइन कर देते, या क्लियरली एक एक्स्ट्रा लाइन लिख देते कि साहब जो भी केस लॉज का क्रक्स है वही एक्ट में लिख देते, तो फ्यूचर में इंटरप्रिटेशन इश्यूज नहीं होते। तो चलें, अभी तो बिल है, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जब ये एक्ट बने तो इन चीजों को साहब कंसिडर करें, ताकि चलें हमें भी एक्स्ट्रा केस लॉस ना पढ़ना पड़े। अच्छा, नए वाले बिल में साहब वर्डिंग्स में कोई चेंज नहीं है, किसी भी तरह की वर्डिंग्स में कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्ट 1961 में लिखा सेम एज इट इज है, तो ये सारे केस लॉस दे विल कंटिन्यू टू अप्लाई। और इन केस लॉस के हिसाब से आईटीएटी सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है, मतलब क्या कर सकता है, अपने उन मिस्टेक्स को जो कि अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड से उसे रेक्टिफाई कर सकता है। इसके अलावा आईटीएटी कुछ नहीं कर सकता अगर उसके पास रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन आता है। दिस इज द लास्ट केस जो है डीसीआईटी वर्सेस पेप्सी फूड लिमिटेड, एंड आई वाज वेरी 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 डिसअपॉइंटेड जब मैंने इसका नए इनकम टैक्स बिल में साहब इसका रेफरेंस देखा। रियली साहब दिल टूट गया मेरा। ध्यान दीजिएगा, नए वाले बिल की बात बाद में करते हैं। एग्जिस्टिंग क्या प्रोविजन है साहब कि अगर आपके पास नोटिस ऑफ डिमांड आता है तो आपको 30 दिनों के अंदर अंदर उस डिमांड को पे करना पड़ता है। बट अगर आप आईटीएटी के पास मतलब अगर आप जाते हैं तो आईटीएटी आपको स्टे दे सकता है, मतलब डिमांड पे स्टे दे सकता है अगर आप 20% टैक्स वगैरह पे कर देते हैं तो। अच्छा, आपको जो स्टे मिलता है साहब वो आपको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मिलता है। अगर उस पीरियड तक आईटीएटी अगर उस मैटर को डिस्पोज कर देता है, वेल एंड गुड। अगर उसको डिस्पोज नहीं करता, आईटीएटी उस मैटर को डिस्पोज नहीं करता, तो जो आपको डिमांड पे स्टे मिला है वो ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाता है। और एक्ट क्या कहता है, एग्जिस्टिंगली एक्ट क्या कहता है कि जो आपका स्टे है वो ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगा
even if the delay in disposing of the appeal is not attributable to the assessee। आपका जो स्टे आपको मिला हुआ है, डिमांड पे जो स्टे मिला हुआ है, वो आपका वेकेट हो जाएगा, मींस आपको डिमांड पे करना पड़ेगा, पूरा डिमांड पे करना पड़ेगा। इवन अगर आईटीईटी ने अगर आपके अपील को टाइम से डिस्पोज नहीं किया, और इवन अगर डिस्पोज इस वजह से नहीं किया भले एसएससी की गलती ना हो, इवन इफ द डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ द अपील इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द एसएससी। मतलब अगर डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट की गलती की वजह से, डिपार्टमेंट की देरी की वजह से अगर एसएससी का वो केस डिस्पोज नहीं हो पाता आईटीईटी के पास, तो आईटी जो उसको जो स्टे ऑफ डिमांड मिला हुआ है वो ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगा। दैट वाज आप कह सकते हैं कि दैट इज अनफेयर लॉ। बट सुप्रीम कोर्ट ने पेप्सी फूड में क्या बोला, बहुत ध्यान से, कि जो आपको आपके मतलब डिमांड पे जो स्टे मिला हुआ है वो तभी वेकेट होगा। ध्यान दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, जो आपको डिमांड पे स्टे मिला हुआ है वो तभी वेकेट होगा जब अपील को डिस्पोज करने में होने वाला डिले एसएससी को एट्रीब्यूटेबल। मतलब लॉ क्या बोलता है, एक्ट क्या बोलता है कि डिमांड पे जो स्टे है वो ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगा, भले अगर टाइम से अपील डिस्पोज नहीं होती, और भले इसके लिए एसएससी जिम्मेदार हो या जिम्मेदार ना हो। मतलब अगर डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है तो भी हम एसएससी को जो स्टे मिला हुआ है उसको हम ऑटोमेटिकली वेकेट कर लेंगे। दैट इज बीइंग सेड बाय द एक्ट। ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साहब ऑटोमेटिक वेकेशन तभी होगा जब उस अपील को टाइम से इसलिए डिस्पोज नहीं किया जा सका इन द आईटीईटी बिकॉज ऑफ द डिले ऑफ द एसएससी। तो अगर डिपार्टमेंट का डिले है और अगर टाइम से डिले मतलब टाइम से डिस्पोज न करने पाने की वजह का अगर रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है, तो सर जी आप यहाँ पे ऑटोमेटिक वेकेशन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो एक्ट बोलता है उससे बिल्कुल अलग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक बात है। मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था कि नए वाले बिल में इसको क्लैरिफाई कर दिया गया होगा, बट सर जी नो चेंज इन द वर्डिंग्स में कोई चेंज नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब इसको लेके बहुत सारे झगड़े होंगे, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होंगे, क्योंकि एसएससी विल ट्राई टू पिच दिस केस लॉ, और डिपार्टमेंट मना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट भले 1961 हो या 2025 हो, वर्डिंग तो सेम है। तो एसएससी विल पिच दिस केस लॉ एंड डिपार्टमेंट कांट डिनाई इट।